नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। देश ही नहीं, विदेश में भी पूरी तरीके से घिरते हुए नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका उनको आंखें दिखाते हुए नज़र आ रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप उनको आंखें दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या हम बिहार की बात करें, स्थितियां बेहद खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें हल्के में लेने की भूल ना की जाए। जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस शामिल हो रहे हैं, उनकी अध्यक्षता वाली मीटिंग में, उससे पूरी तरीके से नदारद नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। और इसके साथ साथ जो एकनाथ शिंदे सरकार के दौरान जो काम किए गए, जो फैसले लिए गए, उसकी जांच तक के आदेश दिए जा रहे हैं। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में पूरे तरीके से ठनी हुई है और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि सामने आकर उनके नेता अलग-अलग मंचों से अलग-अलग तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र भी गए थे और महाराष्ट्र में जिस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी, वहां शरद पवार भी थे। शरद पवार को जैसे वो कुर्सी पर बैठते हैं, गिलास में पानी भरकर नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं। वहां ऑडियंस में बैठे लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन शरद पवार उस पानी के गिलास को नहीं पीते बल्कि सरकार के साइड में रख देते हैं। अब इसको लेकर भी जिसको जैसा लगता है उस तरह से इस खबर का भी विश्लेषण किया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि शिंदे नाराज हैं, जो शरद पवार को मनाने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी, कि अगर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे अगर दोनों ही पाला पलट लेते हैं और एनडीए से किनारा कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो अब नरेंद्र मोदी ये पूरी तरीके से बिसात बिछा रहे हैं कि आखिर इन सीटों का जुगाड़ फिर कहां से किया जाएगा। जो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, जो 240 आए हैं, 400 पार की बात की गई थी, अगर नीतीश और एकनाथ शिंदे दोनों ही अगर बाजी पलट देते हैं या फिर पाला पलट देते हैं, तो फिर इन सीटों का जुगाड़ कहां से होगा। इस सब की जुगत में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी लगते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच गए हैं। और बिहार में यूं तो नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री गए हैं तो मुख्यमंत्री वहां के उसमें शामिल भी होंगे, सरकार में भी शामिल हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार एक नहीं दो दो बार दिल्ली आते हैं, तो ना तो उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है और ना ही नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। बाकायदा तौर पर पटना से दिल्ली की फ्लाइट लेकर वो दिल्ली आते हैं। एक बार तब जब एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, उस वक्त वो आए थे। और अभी चंद दिनों पहले भी यहाँ पर आए थे दिल्ली में, लेकिन ना तो उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से और ना ही उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में, बिहार की सियासत में क्या कुछ पक रहा है, क्योंकि इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तेजी नजर आ रही है चुनाव को लेकर, लग ये रहा है, और कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ विश्लेषकों का, कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर से पहले ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। यही वजह है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री वहां पर एक नहीं कई कई दौरे करते हुए नजर आते हैं, वह शिलान्यास करते हैं, वह योजनाओं की घोषणा करते हैं। और आज वो भागलपुर में है बिहार के, और वहां से किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किस्त है उसको उन्होंने वहां से लॉन्च किया है, यानी किसानों को दिया है। वो किसान जो लगातार सड़कों पर अभी भी बैठे हुए हैं, एमएसपी की गारंटी की वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक लंबी फहरिस्त है मांगों की, उनको दिल्ली तक नहीं घुसने दिया जाता है, कीलें ठोक दी जाती हैं, उन्हें देश के दुश्मन की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और आज जब नरेंद्र मोदी भागलपुर में है, तो वहां पर किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कांग्रेस को कोसा जा रहा है, जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इन 10.5-11 सालों में चाहे वो बिहार की बात करें या फिर हम देश की बात करें, वारे न्यारे हो गए हैं। लेकिन अब ये तो झूठ है, और झूठी सरकार जो है, इसके झूठ की पोल हर रोज खुलती हुई नजर आती है। अब लोगों को उसके ऊपर से यकीन पूरी तरीके से उठ चुका है। भले ही वो चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके एक के बाद एक चुनाव, एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा कर रहे हों, लेकिन लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि ये जनादेश नहीं है, दरअसल जनादेश की लूट की जा रही है। और एक तरह की मिली जुली भगत और ये साठ गांठ करके साम दाम दंड भेद से
ये चुनाव जीते जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर ये कहना है कि बिहार को दिल्ली समझने की भूल बिल्कुल भी ना की जाए। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि अब चुनाव है तो लिट्टी चोखा भी खाएंगे प्रधानमंत्री, यहाँ पर आकर योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, घोषणा भी करेंगे। अब कई बार वो बिहार आएंगे और इसी तरह की बात जो है वो पीके ने भी कही है, प्रशांत किशोर ने, जिनको बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनको दरअसल बीजेपी फंडिंग कर रही है और यही वजह है कि वो बिहार में लगातार सक्रिय जिस तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर और पूर्णिया दौरे को लेकर, बिहार दौरे को लेकर उन्होंने भी ये कहा है कि क्योंकि चुनावी सीजन है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अब आपको बिहार में खूब नजर आएंगे। लेकिन चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हम बिहार की बात करें, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि शरद पवार को एक तरह से अपनी तरफ रिझाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री हाल ही के कार्यक्रम में। लेकिन शरद पवार भी राजनीति के घाघ हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि जो आप पानी पिलाने की बात मुझे कर रहे हैं वो पानी में किसी कीमत पर भी नहीं पीऊंगा। पानी पिलाना यानी आप उस मुहावरे को समझिए, क्योंकि उनको ये साफ समझ आ रहा है कि चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, कैसे उनका इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर शिवसेना का, कैसे पार्टियों को तोड़ा गया। तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी पार्टी को तोड़ सकती है। अगर अब ये भी आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार को भी भली भांति पता है, जो अमित शाह ने ये बयान दिया था कि इलेक्शन के बाद ही ये तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये अमित शाह ने साफ कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता ये कह ही चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो ख्वाब था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए बिहार में, वो सपना हम पूरा करेंगे। तो ये तो नीतीश कुमार को भी साफ तौर पर पता है कि अगर इस बार एनडीए की में हो सकता है कि उनको सामने रखकर चुनाव लड़े और अगर उनको सामने उनको फेस बनाकर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये तो आप फिर पूरे तरीके से तय मानिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनने जा रहे हैं और ये बात नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता भी है। और इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो एनडीए की हालत बेहद खस्ता है, बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है। 2020 की भी 21 की बात करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की, तो तब भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। वो तो अगर बीजेपी ने अपना ये साठ गांठ ना की होती तो आज एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार होती। तो और तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर उभरे हैं और उनमें युवाओं में खास तौर पर उनका एक बड़ा क्रेज है। तो नीतीश कुमार को और बीजेपी को ये भी बहुत समझ में आ रहा है। यही वजह है कि चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन अभी से ही बिसात बिछाने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बिहार। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। दो खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। डॉक्टर संदीप यादव जी, आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो कुछ हो रहा है, देश से लेकर विदेश तक जो हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी की झूठ की तो पोल खुल ही रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती हुई भी नजर आ रही है और अलग अलग तरीके से दाना रोटी डालती हुई नजर आ रही है कि अगर नीतीश या शिंदे जो आंख दिखा रहे हैं, अगर वो भागते हैं तो फिर सीटों का जुगाड़ कहां से किया जाए? जी नमस्कार बुसरा जी। देखिए, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार जी अपनी पॉलिटिकल बार्गेन के लिए सब बातें कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बीजेपी की गिरफ्त से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है, क्योंकि कई करप्शन में नाम एकनाथ शिंदे के आ चुके हैं। जालना में हाउसिंग स्कीम पर, फिर उसके बाद बीएमसी के प्रोजेक्ट्स पर, कई स्कीम्स में चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनके कई एलिगेशन उनके ऊपर लग गए हैं। और बीजेपी उनको शिवसेना से इसीलिए तोड़ पाई थी कि उसने उनको इसी तरह का डर दिखाया और धीरे से उनको वहां से वो ले आए और फिर उनको और फंसाते चले गए। तो ये लोग अपने पॉलिटिकल बार्गेन के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके लिए एकदम मुश्किल है। नीतीश कुमार भी सृजन घोटाले में उनका नाम रहा है और
अगर बीजेपी डायरेक्ट उनके ऊपर हमलावर नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल है, ना ही उनको वो पूरी तरह से अपना सकते हैं, ना पूरी तरह से इग्नोर कर सकती है। क्योंकि बिहार में आज तक बीजेपी अपने दम पे सरकार कभी नहीं बना पाई है। और नीतीश कुमार पर इसीलिए वो सीधा हमलावर नहीं होती है। कभी उनको घोटालों में नाम है उनका, लेकिन कभी उनके ऊपर इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं की जिसमें उनको जेल तक, क्योंकि उससे संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा, और टूट गया तो फिर वो हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक खतरा है। तो वो उनके सहयोगियों पर हमलावर होते हैं, हमला करते हैं दूसरे तरीकों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे बार्गेन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अपने पॉलिटिकल स्पेस के लिए और बार्गेन कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे तो राजनीति में एक ऐसे उदाहरण है जिनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है कि वो बीजेपी के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अगला 5 साल गुजारना है। आप समझ सकते हैं कि उनके लिए, मैंने उनको पहले सीएम बनाया गया, उनको तोड़ा गया, अपनी जो पुरानी पार्टी थी उनको एक तरह से उनके ऊपर एक ऐसे आदमी बन चुके हैं एकनाथ शिंदे जिनको राजनीति में धोखेबाज के रूप में उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। उस पार्टी से जिससे जी। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, उसको छोड़ के आने के बाद वो सीएम बने। सीएम बनने के बाद बीजेपी ने उनको धीरे से निपटा के, बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा चुनाव में 90% था। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट उससे बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद कम था, और अभी वो सीएम है। तो वो जानते हैं कि बीजेपी कैसे यूज करती है पॉलिटिकल स्पेस को। उसी महाराष्ट्र का अगर हम एग्जांपल लें, तो बीजेपी एक पिछलग्गू पार्टी थी शिवसेना की। शिवसेना का वहां पे राजनीतिक आधार था, और बीजेपी ने उन्हीं के राजनीतिक आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। तो सभी इस बात को जानते हैं कि कैसे बीजेपी व्यक्ति को और राजनीतिक दलों को अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है। और इस मैंने बताया ना कि एकनाथ शिंदे चुप चुप के हमेशा 24 घंटे रोते हैं, लेकिन सामने वो स्क्रीन पर नहीं रो सकते। उनका ऐसा हाल बीजेपी ने कर दिया है कि भीतर से सारे वो जख्म से भरे हुए हैं, लेकिन बाहर से उनको मुस्कुराते हुए दिखना है, और वो दिख रहा है। तो कुल मिला के सरकार उतनी खतरे में है या नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं है। पिछली बार जो दोनों पार्टियों के बीच में, चाहे वो एनडीए रही हो या फिर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन था, उसके बीच में वोट शेयर्स का बहुत कम का डिफरेंस था। बहुत नजदीकी मामला था 2020 का जो विधानसभा चुनाव था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के बाद लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी ने 9 सीटें जीती हैं, और विधानसभा के चुनाव एकदम दूसरी तरह का चुनाव होता है। वहां पर नैरेटिव्स भी लोकल होते हैं, लीडर्स भी लोकल होते हैं, और चीजें भी लोकल होती हैं। तो इस स्थिति में एक मजबूत गठबंधन के रूप में दिख रहा है। वो कितना मजबूत है, ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे स्पष्ट होगा। बुसरा जी। जी। लेकिन इससे जुड़ा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर संदीप यादव जी कि नीतीश कुमार को ये भली-भांति पता है, वो राजनीति के घाघ हैं, इन्होंने घाट-घाट का पानी भी पिया हुआ है, उनको पलटूराम की उपाधि इसीलिए भी मिली हुई है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो खेल किया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना तो उनकी साथी रही सबसे लंबे वक्त तक, और उन्हीं के ऊपर चढ़कर एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी सियासी बिसात बिछाई, और अब हालत ये है कि उन्हें बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। इतने मेजोरिटी के साथ वो महाराष्ट्र में आई है अकेले भारतीय जनता पार्टी कि बहुत ज्यादा उसे सहारे की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जगहों पर देखें, पंजाब से लेकर हर जगह पर यूज एंड थ्रू की पॉलिसी वो इस्तेमाल करती है। तो नीतीश को भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि इस बार भले ही उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है उनको तो उठाकर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो उनके साथ भी वही होगा। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार तमाम तरह की चीजों को तलाश रहे और देख रहे होंगे? नहीं, वो हर चीज तलाश रहा है नीतीश कुमार। एक बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके जो विकल्प हैं वो बहुत ही सीमित हैं। वो सब कुछ तलाश रहे हैं, और वो ये जानते हैं कि दबोच लेगी बीजेपी। उस इससे एकदम सहमत है। और बेसिकली पिछले लोकसभा चुनावों में जो माहौल था, उसमें बहुत सारे लोग जेडीयू के खात्मे का मरसिया, मैंने एक तरह से उसका खात्मे की कहानी गढ़ने लगे थे, बताने लगे थे कि खत्म हो जाएगी जेडीयू। और उसने चमत्कारिक ढंग से 16 सीटें शायद जीती हैं उसने लोकसभा सीट में, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लगभग इतनी सीटें जीती हैं, तो 12 या 16 जीती है। तो कुल मिला के जी जी 12।
उसने अपनी वापसी की है। तो हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत वोट परसेंटेज में सुधार हुआ है। आरजेडी के वोट परसेंट में बहुत मजबूती आई है। लेकिन ये मैंने कहा अभी आपसे कि आपने एकदम, आपका सवाल भी वाजिब है। और जेडीयू, अब एक्चुअली क्या है कि ये देखना होगा कि जितना दबाव डालेगी बीजेपी जेडीयू पर, जेडीयू उतना ही दूर जाएगी। जेडीयू को खत्म करने के लिए, उसकी राजनीति को, पॉलिटिकल स्पेस को अप्रोप्रिएट करने के लिए बीजेपी ने कई बिसात बिछाए हैं। उसी बिसात में आपने परिचय में बताया था इस कार्यक्रम की शुरुआत में, कि प्रशांत किशोर जो है, उनको खड़ा किया गया। उनकी फंडिंग पर बहुत बड़ी यात्रा की उन्होंने, बड़ा वो मैनेजमेंट था, सब कुछ था। तो उस पर एक बहुत मैनेजमेंट और खर्च जो कहा जा रहा है, बीजेपी ने किया है। और एक तरह से जो कंसल्टेंसी की शुरुआत की उन्होंने आईपैक से, अपने कंपनी से, वो बीजेपी से ही शुरुआत की थी। और उस समय वो हर वो नैरेटिव गढ़ते थे जिससे बीजेपी को लाभ हो। उसमें हिंदू मुसलमान का भी नैरेटिव हुआ करता था। लेकिन अभी वो जी जब जन स्वराज नाम का उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया, संगठन बनाया, उसको लेकर जब घूम रहे थे, तो मुसलमानों की वो जाली वाली टोपी पहनते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। और वो गांधी का फोटो लगाकर घूम रहे थे। बाद में अम्बेडकर का भी लगा लिया उन्होंने। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए और पॉलिटिकल अपनी स्पेस के लिए कुछ भी करेंगे। और वो बेसिकली ये उसी का हिस्सा है कि बेसिकली बीजेपी की लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जब नीतीश कुमार राजनीति में एक तरह से प्रभावी होंगे, तो उनके स्पेस को कैसे हम लोग अपनी तरफ खींच लें, उतना ही दूर रहे वो ईबीसी और माइनॉरिटी और ओबीसी और दलित, जितना आरजेडी से पहले दूर है, कांग्रेस से दूर है। और हम मैंने अप्रोप्रिएट कर ले थ्रू प्रशांत किशोर, और उनको एक ऐसे नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके कि जो कि धर्मनिरपेक्ष भी दिखें, जो एक प्रगतिशील नेता के रूप में दिखें, जिनकी राजनीति एक हार्डकोर बीजेपी के लीडर की तरह ना हो। तो बहुत सारी बिसाते बिछाए गए, इस बात को समझ रहे हैं नीतीश कुमार, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। अब यही देखना है कि अगर ज्यादा बीजेपी उनको दबाएगी तो वो बिदकेंगे और वो इधर आ सकते हैं। और जितना उनको सॉफ्ट ढंग से मतलब टैकल करेगी, वो उतना बार्गेन करेंगे बीजेपी के साथ, वो भी कम नहीं है। तो ये सब आने वाले समय में पता चलेगा कि होगा क्या। लेकिन ये सब कुछ जी जो अभी बिल्कुल। चल रहा है, वो बेसिकली अपनी एक पॉलिटिक्स है, जिसमें लोग अपने अपने बार्गेन की कैपेसिटी को, मोल भाव की क्षमता को तौल रहे हैं। जी, और बीजेपी को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि कम से कम चुनाव तक तो उन्हें नीतीश कुमार की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का पता नहीं, उनको ये पता है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और हालाँकि दिल्ली में भी चेहरा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने अपने बल पर चुनाव लड़ा, लेकिन 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन यहाँ पर। बुशरा और जी, बिहार और दिल्ली को जी। दिल्ली में अभी भी हुँ, बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है। इसी एक स्टेटमेंट में वो रहस्य छुपा हुआ है। और बहुत सारा जो मैनेजमेंट था, जो माहौल बनाया था यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो ये चीजें हैं। बीजेपी जीती नहीं है दिल्ली में, जीतना हुँ। मानना ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। वोट जी, परसेंटेज भी बिल्कुल। 3.5% चलिए का ही अंतर है। जी, ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ और आपने बहुत सही बात कही है। तो ऐसे में जो पॉलिटिक्स लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं, वही पॉलिटिक्स अब आप देखिए कि उससे आगे बढ़कर, कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर राहुल गांधी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं। आप वक्फ बिल की बात करें तो उस पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से फँसे हुए हैं। पहले विरोध करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। उसके अलावा हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर ढूंढा जा रहा है, जिस तरह की पूरी सियासत हो रही है। अब बागेश्वर धाम के वहां साथ में मंच जो है वो साझा करते हैं नरेंद्र मोदी और उसे छोटा भाई बोलते हैं। ये तमाम चीजें भी तो बिहार के लोग और देश के लोग देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक नफरती बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो लगातार नफरत परोसता है, उसके साथ मंच ना सिर्फ साझा करते हैं, वहां पर ना सिर्फ पहुंचते हैं बागेश्वर धाम, बल्कि वहां जाकर उनको छोटा भाई, बागेश्वर धाम को छोटा भाई कहते हुए नजर आते हैं।
हैं। तो ये अब देश का हाल ये हो चला है और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये चुनाव ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये दरअसल विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब कौन-कौन और किस-किस तरह से उनके साथ रहता है, नहीं रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और महाराष्ट्र में जो कुछ घमासान हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी बीएमसी का चुनाव होना है, तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। पीयूष जी, थोड़ा सा इंतजार में आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि रविंद्र जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने फिर भी वो जुड़े हैं, उन्हें बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। रविंद्र श्रोन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपको मैं जल्दी फ्री कर दूंगी रविंद्र जी, पीयूष जी के पास आऊंगी। माजरत पीयूष जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ। लेकिन रविंद्र जी, देश और देश से लेकर विदेश, जो पूरी सियासत जो हो रही है फिलहाल, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे फंडिंग की बात हो, महाराष्ट्र में जो घमासान हो रहा है, अभी सरकार बनी है, और बिहार में जो कुछ हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए गिलास भरकर शरद पवार को पानी देते हुए नजर आते हैं और शरद पवार कहते हैं मुझे पानी मत पिलाइए आप? उषा जी और जी। पीयूष जी से माफी के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि देखिए, हम लोग जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, इनमें कितनी खूबसूरती के साथ बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से वो सबसे अहम जो बहस थी इस पूरे लोकशाही की, उसको कहीं ना कहीं साइलेंट कर दिया, किनारे कर दिया। अब वो $21 मिलियन वाला सवाल खत्म हो गया क्या इस देश में? उस मसले पर कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब बात क्या, वो जब उधर से कोई जवाब ही नहीं आएगा तो हम लोग कितनी बात कर लेंगे? आप लोग बात कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन असली जवाब तो सरकार देगी ना। सरकार की तरफ से तो बिल्कुल ही खामोशी ओढ़ ली है। और प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के कार्यक्रमों में जाके उन लोगों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, है ना, जिनका काम है कि किस तरीके से दो धर्मों में जो है वो विभेद पैदा हो, किस तरीके से वो वहां पर पीएम जाते हैं और गोदी मीडिया उसकी चर्चा करता है। हम लोग संदीप यादव जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, आपने बुशरा जी अपने शुरुआती उद्बोधन में बड़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन आपने तो वो बातें बोली ना तो जमीन पे दिख रही हैं। अरे भैया, असली खेल तो वो है ना जो दिख ही नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा हमको कि $21 मिलियन आए हैं, ये आपका वोट पता लगे कोई और ही डाल रहा है। हम लोग खामखा राजीव कुमार को बोल रहे हैं, वो तो वॉशिंगटन में ही पड़ रहा है आपका वोट। भाई $21 मिलियन का जब तक हम लोगों को खुलासा नहीं होगा कि किस वोट, कहां वोट था, किसने डाला, कितने बजे के बाद बढ़ा घटा, तो क्या उसका असर बिहार चुनाव में नहीं होगा? क्या आज से पता लगेगा कि 6 साल बाद हमको मालूम पड़ा कि बिहार के इस चुनाव के लिए भी कहीं से कोई फंडिंग आ गई थी? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कन्वीनियंटली जितना कांग्रेस पार्टी भी साइलेंट है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी लोग कहां हैं? अब ये तो इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को कूद जाना चाहिए था, या कम से कम दूसरे जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उन तमाम लोगों को इससे बड़ा क्या मुद्दा चाहिए इस देश में? अगर पैसा कांग्रेस के लिए भेजा गया है तो सरकार फेल है, और अगर सरकार के लिए भेजा गया है तो इससे बड़ी हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जब इतना बड़ा देश में विदेशी लोगों का या विदेशी पैसे की वजह से लोकशाही को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, हमारा जो पूरा तंत्र है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इतने भरोसे से लोग 5 बरस इंतजार करते हैं कि वोटिंग का वक्त आएगा, और वोट जब पड़ता है तो उसकी कीमत ही खत्म हो गई। अब इतने साल 2009 के बाद जिस तरीके से 2014 में 19 में 2 बार वोट बहुत बढ़े, परसेंटेज जो लोकसभा चुनाव में बढ़ी, 2024 में कुछ घटी, तो ये क्या नैसर्गिक हो गया, कुदरती तौर पे हो गया, या इसके पीछे असली मकसद क्या था, असली पैसा कहीं और से आया था? अब ये बातें इतनी महत्वपूर्ण है, बाकी तो सही बात है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का कितना किरदार है, तेजस्वी यादव कितने ताकतवर हैं, संदीप जी ने तमाम बातें की, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं, और हम लोग एक जो सोशल साइंटिस्ट के तौर पर, पत्रकार के तौर पर तो वही बात कर सकते हैं जो जमीन पे हमको दिखता है, लेकिन हुकूमतों को तो वो दिखता है ना जो हमको नहीं दिखता। सरकारों को तो वही दिखता है, सरकार की मर्जी के बिना क्या कोई पैसा देश में आ जाएगा? सरकार की मर्जी के बगैर अगर पैसा आ गया तो सरकार की क्या जरूरत है? अरे भैया, सरकार के बिना ही पैसा जब आ रहा है
और सरकार की मर्जी के बगैर पैसा अगर कोई खर्च कर रहा है तो आपको हुकूमतों की जरूरत क्या रह गई? अब की बार ट्रंप सरकार बोला प्रधानमंत्री ने वहां जाके, तो कौन सी सरकार की बात कर रहे थे? वो ट्रंप सरकार कौन सी थी? वो वॉशिंगटन की ट्रंप सरकार थी कि कहीं और की थी? $21 मिलियन के बाद तो कहीं भी सरकार बना दो आप। $21 मिलियन आपको मिल जाएगा तो आप बांग्लादेश में सरकार बना दो, आप पाकिस्तान में सरकार बना दो, आप तो कहीं भी बना दो। तो वो इतने जो जब तक इन इश्यूज का कोई समाधान ना हो और इन इश्यूज को जब तक पॉलिटिकल पार्टीज रेज नहीं करेंगी, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग सही जो मूल मसले हैं इस लोकशाही के, कि भैया पूरा गेम कैसे होता है। इलेक्शन में हम लोगों को कुछ दिखता है, हम लोग खूब उस पर दिन रात बात करते हैं, और नतीजे कैसे बदल जाते हैं। और नतीजे ऐसे बदल जाते हैं, बुशरा जी की केजी का बच्चा भी हंसता है कि यार आपको इतना भी समझ नहीं आया, ये तो एक तरफा लहर थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो इतनी सामान्य भी नहीं है, ये तमाम चीजें इतनी सामान्य भी नहीं है कि भाई इनको इतना कन्वीनियंटली हम लोग इग्नोर कर दें या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इसको इग्नोर कर दें। बेहद महत्वपूर्ण ये चीजें हैं और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल इस पर ही डिपेंड करेगा। अब अगर नीतीश कुमार जीते या हारे, तेजस्वी यादव जीते या हारे, उस बात से कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा क्या? असली अंतर तो ये पड़ेगा ना कि बिहार के लोग उसको जिताएं या हराएं। अब पता लगे बिहार के लोग जिता ही नहीं पा रहे जिस व्यक्ति को, वो हरा ही नहीं पा रहे किसी को, उनको हराने और जिताने की जिम्मेदारी तो कोई न्यूयॉर्क में लिए बैठा है। तो आप बताइए ना, ये तो फिर खेल हो गया ना हमारे साथ। दिल्ली की जनता वोट डाले और वो हरा ही ना पाए किसी को, या पूरे मुल्क में जो वोट डाल रहे हैं वो कोई और ही सिस्टम हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है, मुझे लगता है ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हैं। और साथ साथ अगर सरकारें या जो खासतौर पर विपक्षी दल हैं इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से उठाएं, हम लोग और आप लोग तो खैर उठाते ही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, तो थोड़ी लोगों के बीच में ज्यादा उस बात की जागृति पैदा होगी। नहीं तो जिस तरीके से कुंभ की भगदड़ थी, आज कोई जिक्र नहीं है उसका। जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई, कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो कुंभ में जो पानी था उसकी क्वालिटी पर कोई जिक्र नहीं है, वैसे ही ये मुद्दा भी गायब हो जाएगा। और अगर मुद्दा गायब हो गया तो फिर हम लोग तो इंतजार ही करते रहेंगे कि भाई कब अगला मुद्दा आए। और ट्रंप जैसा व्यक्ति, इतने बड़े मुल्क का राष्ट्रपति, 4-4 दिन लगातार एक बात बोल रहा है, 4-4 दिन तक एक ही बात बोल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार बोल के खत्म कर दिया हो, रिपीट कर रहे हैं उस बात को। और छोड़िए, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तक का कोई जवाब नहीं आया। वो कहते हैं गंभीर मामला है। अरे भैया, गंभीर मामला तो हम भी जानते हैं, इसमें प्रवक्ता से पूछने की क्या जरूरत है? आप गंभीरता के आगे की बात बताइए ना। गंभीरता तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आगे क्या हुआ? डॉक्टर एस जयशंकर जो आंखों से वो आग निकालते हैं रील्स में। अरे भैया, कब तक आंखों से आग निकालते रहोगे? इन सवालों का तो जवाब दे दो। जब तक इनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और सही बात कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड है भाई, इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री गए हैं वहां पर। अब वो याद है आपको पुराना वो उनका एक जुमला, उन्होंने कहा था ऐसे हाथ उठा के 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। अब वो इस तरह की बातें करने के बाद कम से कम 10 साल बीत गए, उस बात को बताइए तो सही भैया, वो 80-90,000 करोड़ का क्या किया? वो पैसा आया वहां? उस पैसे से कितने बिहार के लोगों को नौकरियां मिल गई, कितनी सड़कों का निर्माण हो गया? आज भी क्यों देश के हर हिस्से में बिहार से पलायन करके लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए? अगर 80-90,000 करोड़ रुपए आपने 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया, तो उसके बाद क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? अब तो सरकार कम से कम वहां पर तो इन्हीं की है। और गुजरात में सरकार है, गुजरात की सरकार के जो लोग हैं वो जाके काम करना चाहते हैं अमेरिका में, वो लोग रहना नहीं चाहते इस राम राज्य में। और बिहार में इतने साल से जो सरकार है, वो सरकार एक ही पार्टी की है, दूसरी पार्टी भी उसमें शामिल है, बीजेपी। लंबे अरसे तक इन्हीं दोनों की हुकूमत रही है। उसमें क्या विकास के काम हुए? कभी सरकार जो है इन बातों के ऊपर बीजेपी और नीतीश कुमार चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और ना इन मुद्दों को कभी लाइमलाइट में लाने के लिए कोशिश करते हैं। मसला ये फंस गया कि तेजस्वी की पार्टी भी जो इन मुद्दों को उठाना जिनको चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं जाति और धर्म के संकट में फंसी हुई है। अगर वो, हालांकि एक बड़ी फॉलोइंग उनकी है, यूथ युवक जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं, लेकिन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो या दूसरे मुद्दों पर उन्हें खूब आंदोलन भी किया है। लेकिन इन मुद्दों को जब तक सेंटर स्टेज पर लेके नहीं आएंगे कि भैया 20 साल में क्या किया। और देखिए, बीजेपी बड़ी खूबसूरती के साथ आज भी उस जंगल राज की बात को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना देती है।
और हम्म। नीतीश कुमार तो कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको मुद्दा बनाते हैं। तो जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर चुनाव खींच के लेके जाना चाहिए, जब तक वो तेजस्वी यादव और कांग्रेस डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक इस चुनाव का अपनी तरफ खींच पाने में उनको दिक्कत आएगी। और जिस तरीके से अब ये इलेक्शन दिल्ली का नतीजे आए हैं, जिसमें 2 इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे के साथ खिलाफ लड़े, हरियाणा में लड़े, और उसके बाद दोनों का नुकसान हुआ। अगर वैसी खींचतान वहां भी रहेगी तो उसका नुकसान होना तय है। माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, बस उनको उसको कैश करने की जरूरत है। और कैश तभी होगा जब सब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अच्छा समन्वय स्थापित हो। समन्वय के बिना तमाम मुद्दे बिखरे पड़े हैं, सारे मुद्दे बिखरे पड़े हैं, उनको समेटने की जरूरत है और उनको एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि जनता को समझ आए। और इसके अलावा तो फिर जी बिल्कुल। कांग्रेस बीजेपी तो अपने तरीके से जो काम करती है वो कर ही रहे। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, वो तो हमें दिख ही रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, खासतौर पर वो बात जब नरेंद्र मोदी ऐसे हाथ उठा के कहते थे, बताओ कितना दे दूं, इतना दे दूं और दे दूं। तो इस तरह से एक प्रधानमंत्री एक तरह से बोली लगाते हुए वहां पर नजर आ रहे थे, और आज फिर जाकर वो शिलान्यास कर रहे हैं, योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं जो पशुओं का चारा जो खा जाते हो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो अभी भी 20 साल से उनकी सरकार है वहां पर, 10-11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन उसके बाद भी हिसाब किताब जो है वो आरजेडी से मांगा जा रहा है, अपना हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं रविंद्र जी ने बहुत सही बात कही कि यहाँ पर एक तरह से एक श्वेत पत्र लेकर आए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर, और कहें कि ये ऐलान किए गए थे और देखिए इस पर जो उनका पन्ना है बिल्कुल साफ है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, या जो किया है उसकी बात करें। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसी तरह से सियासत आगे होनी चाहिए। लेकिन पीयूष जी, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलों को, बिहार से लेकर और महाराष्ट्र तक, देश से लेकर विदेश तक जो कुछ हो रहा है। और फिलहाल तो बिहार में पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी, लोगों को लग रहा है जल्दी ही वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सब कुछ पहले माहौल देखेंगे, सेट करेंगे, चुनाव आयोग से बातचीत होगी, आपस में साठगांठ होगी, चुनाव आयोग कहेगा भाई ये मौके आपके लिए आ रहे हैं, ऐसे आप इसको बुना सकते हैं, तारीखों का ऐलान कर दीजिए। वो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जैसे हमने दिल्ली में देखा और बाकी राज्यों में देखा। तो देखिए बुशरा जी, स्थिति बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमाम ये जानने के बाद भी कि किस तरह से व्यवस्था को जो है एक पक्षी बनाया जा रहा है, सत्ता पक्ष के सत्ता वालों के पक्ष में बनाया जा रहा है, और ये तमाम चीजें होती चली जा रही है और हम एक मूक दर्शक बने बैठे हैं। अभी जैसे जो है कि ये बात उठी थी और रविंद्र जी ने कहा, और बहुत गंभीर मसला है देखिए। और मेरा तो ये मानना है कि लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं। आप अगर देख लीजिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो बहुत बड़ा गंभीर मामला था, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को उसने कटघरे में खड़ा किया था, क्योंकि जो उनको दिए गए, जिनको उनको उसके बदले में जिनको जो है उपकृत किया गया और भयंकर रूप से उपकृत किया गया, तो सीधा सीधा कनेक्शन था। इसके बावजूद जो है जनता में कहीं कोई भी इसके बारे में मीडिया तो छोड़ दीजिए, मीडिया का तो आप समझ लीजिए 3/4 हिस्सा तो उनका पक्षधर ही है। तो जनता में तरह की कोई भी जो है एक आक्रोश कह लीजिए या एक जो है चिंता कह लीजिए, हमारी पूरी लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, किस तरह से उनको बर्बाद किया जा रहा है, और खुलेआम वो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक जनता जो है कि वो एक भरमाई हुई सी हालत में दिखाई दे रही है। तो ये यही महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, आज एकनाथ शिंदे जो है कि इजिली जो है उनके 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 जाल में फंस गए, और आज वो जो है कांख रहे हैं कि अरे ये तो मैं कहां फंस गया, क्या हो गया क्या हो गया। अब तो जो है कि आपने तो उनका काम कर दिया पूरा। ये आपको तब सोचना चाहिए था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। वो छोटे प्लेयर्स को अपने पक्ष में करती है, छोटे छोटे लोगों को लाती है, चाहे तोड़ के लाए चाहे किसी और तरीके से लाए, फिर उनको धीरे धीरे खत्म करती है जब उसका मकसद साफ हो जाता है। यही एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, और ये उनको तब समझना चाहिए था, लेकिन कुछ लालच के चक्कर में उन्होंने जो है अपनी पार्टी को तोड़ दिया, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो खेलते रहे। हालांकि उन्होंने कोशिश करी कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्रदर्शन करें, और कहीं न कहीं वो उनको फीडबैक भी मिला। हालांकि अभी तो तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं,
और खासकर जो है कि फडणवीस साहब ही जो है उसको खोद खोद के निकाल रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से जो है कि एमएसपी को लेके जो तमाम समितियां बनाई गई थी उसके करप्शन जिस तरह से सामने आ रहे हैं, बीच में जो है जिस तरह उसमें रिश्वत मांगी गई है, वो तमाम चीजें, और उनको पूरी तरह से निपटाने के मुंह पे भारतीय जनता पार्टी लग रही है। तो ये सब चीजें सामने हो रही हैं हमारे। अभी आप देखिए शेरोन साहब कह रहे थे कि और बहुत गंभीर मामला है जो ये अमेरिका वाला जो है कि 21 मिलियन वाला, जी और अभी तो लेटेस्ट आया, और लेटेस्ट और यहाँ पे नहीं सिर्फ विदेश में भी ये भरपूर दबाव बना रहे हैं, और जो भी इनके संबंध है ट्रंप के साथ उसको कहीं न कहीं उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है ट्रंप का ये स्टेटमेंट आ गया कि 21 मिलियन नहीं 18 मिलियन दिया गया, और वो भी जो है कि बाइडेन के उसके दौरान दिया गया। तो वो डायल्यूट करने के, ताकि जो कनेक्शन दिख रहा था जहां ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि मैंने मोदी को दिया था, मोदी को दिया गया था ये पैसा, और मोदी सरकार कटघरे में सीधे सीधे तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, और वही वो चीजें लिंक होती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से जो है नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए, 5 बजे के बाद लाखों लोग बढ़ गए, दिया कुछ लोगों ने, कम लोगों ने, काउंटिंग ज्यादा लोगों की हो रही है, तमाम नंबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014, उसके बाद 2019, उसके बाद 2024, तो ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं वो लिंक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और शेरों साहब जो है उन्होंने रविंद्र जी ने बहुत ही सही बात कही और गंभीर बात कही है कि ये सब ऐसे मसले हैं जो आप हम मतलब आपका देश हाथ में ही, हमको प्रधानमंत्री जी जो आरोप लगाते हैं कि साहब ये विपक्षी दल जो है वो जो है देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को जो है कि गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं, यहाँ तो आप विदेशी पैसे से खेल रहे हो। आप विदेश, अगर ये आरोप सही है, क्योंकि जब तक आप इसका पूरा चिट्ठा नहीं देते तो कैसे समझा जाए कि कहां से पैसा आया, पैसा जो आया वो कहां गया, किसके पास गया, क्या उसको जो है फर्जी मतदाता पैदा करने में उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने ही वही किया है तो ये तो वो व्हाइट पेपर देंगे नहीं, कतई नहीं देंगे, न इनकी आदत है और न ये कभी देंगे। ये चीजों को इधर से उधर घुमाने की कोशिश करेंगे, और वो पूरा का पूरा, आप देखिए बागेश्वर धाम का मामला ले ही आए, वहां पे जो है कि अब उसी पे बहस चल रही है, हालांकि बहस उस पर भी सीरियस है कि एक देश का प्रधानमंत्री क्या इस तरह से किसी भी बाबा के आश्रम में जाके उसको अपना भाई बता के और उस पर एक मोहर लगवा देगा। और प्रधानमंत्री तो वैसे भी जो एक सेकुलर देश का ये बहुत सीरियस मुद्दा है बुशरा जी, और इसको हम लोग जी कहीं उस पर तवज्जो नहीं देते कि हमारा जो संविधान है उसमें कतई नहीं है कि आपका जो प्रधानमंत्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो जो है इस तरह के धार्मिक जो है कि आयोजनों में जाए। और ये तो ऐसा कोई धार्मिक आयोजन में, ये तो एक कोई बाबा, इतने बाबा हैं, और वो बाबा भी किस तरह के हैं, क्या है उनके उनके लोग स्टैंड, किस तरह काम करते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं कहते हैं। हमने अभी देखा कि जो है कि जो कुंभ हुआ था इलाहाबाद में, उसमें किस तरह से कहा, जो लोग वहां पे मारे गए उनके लिए क्या कहा उन्होंने, मजाक बनाया उनका बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इस तरह के लोगों के यहाँ वो जा रहे हैं, वो एक गंभीर मसला है, क्योंकि हम वो वही कर रहे हैं जो एक हिंदू राष्ट्र, मानो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये एक सेकुलर कंट्री है, ये सभी धर्म के मानने वालों का देश है यहाँ पे। वहां पे कतई इस तरह से प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए किसी भी, चाहे वो राम मंदिर का भी मसला यही था, तमाम इस तरह के मसले, लेकिन इस पे कोई बात उठाता नहीं है, क्योंकि धर्म और आस्था से जोड़ के जनता के दिमाग को कुंद कर दिया जा रहा है पूरी तरीके से। और जनता इसलिए जो है वाहवाही करने पे सिर्फ अटकी हुई है, तमाम चीजें हो रही है उसके साथ, उसके लिए जो है कि आर्थिक हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। आप रुपए की स्थिति देख लीजिए, आप पर कैपिटा इनकम की हालत देख लीजिए, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख लीजिए, आप जो है कि क्या नाम किस तरह से जो है कि हमारे जो है जीडीपी कहाँ अटकी पड़ी है, 6 से 6.5 के बीच में अटकी पड़ी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लोग जो है कि लगातार जो है गरीबी हालात में चले जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल में जा रहा है, अपर मिडिल जो है वो मिडिल क्लास में जा रहा है। तमाम जगह देखिए ये कंज्यूमर गुड्स का अगर सेल देखिए आप, लगातार वो घटता चला जा रहा है। अभी इसी तरह के आंकड़े आए हैं, लेकिन कोई लेना देना नहीं है इसका। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि मैं तो ये मानता हूं कि जनता की चेतना जो है उसको इस तरह से कुंद कर दिया गया है कि लोग देख रहे हैं चीज घटते हुए, लेकिन धर्म के नाम पे पूरी तरीके से ऐसा आवरण डाल दिया गया है
कि लोग उस पर सब कुछ को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो उनकी जिंदगी से जुड़े हैं, जो बिल्कुल, और वाकई इसी देश से आपकी जुड़े बात हैं, से एक बात जोड़ रही थी मैं पीयूष जी, कि जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, आज एक वीडियो है, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, वायरल है। कुछ लोग यहाँ नोएडा की एक सोसाइटी से कुंभ जाते हैं स्नान करने के लिए, वहां पानी भरकर लेकर आते हैं, और जो सोसाइटी का स्विमिंग पूल है उसमें वो गंगा जल जो है वो लाकर उसमें डाल देते हैं, और वहां जो लोग जो नहीं गए वो वहां जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां पर, और वहां डुबकी लगा रहे हैं उस स्विमिंग पूल में। तो आप ये देखिए कि जब ये हाल देश का कर दिया जाए, जब इस तरह से लोगों को धर्म के नाम पर बिल्कुल अंधा कर दिया जाए, तो आप सोचिए कि लोग लॉजिकल होकर कैसे सवाल पूछेंगे। उन्हें तो सिर्फ एक चीज नजर आ रही है। जी, आप कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रहा था बुशरा जी, कि देखिए ऐसा जी नहीं है कि लोग लड़ नहीं रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने हिसाब से लड़ रही है। चाहे वो बीजेपी ने जो मसला बीजेपी ने उल्टे आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर पैसा लेने का, वो जो 21 मिलियन डॉलर्स की बात थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रंप ने एक मिनिस्ट्री बनाई है, डीओजी करके, डिपार्टमेंट ऑफ जी गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और दोनों झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप भी झूठ बोल रहा है और मस्क भी झूठ बोल रहा है, और साथ में बीजेपी भी झूठ बोल रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल खूब उठा रहे हैं लोग, लेकिन दिक्कत क्या है कि अकेले सवाल उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात इस देश में अब आपकी आवाज को, ये वो समय नहीं है 2012 और 13 का कि आप आंदोलन करते करते और पार्लियामेंट के पास चले गए थे। अब ये समय है कि देश के किसान, जो 60% किसान है, वो देश की राजधानी की सीमा रेखा के भीतर नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं। ये बहुत ही भयावह समय है, इसमें एकता चाहिए। विपक्ष एकजुट नहीं है, चाहे वो मुद्दे तो तमाम तमाम है जिस पे सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और बेईमानी कर रही है। भावेश गुप्ता का चीफ सीईसी के रूप में अपॉइंटमेंट, कुंभ का मिसमैनेजमेंट, ट्रेनों में लोगों का मारा जाना, और रेल मंत्री का इस्तीफा न देना, बेहया की तरह रील बनाना, फिर उसके बाद लगातार एक पर एक जो दंगे भड़काने वाले बाबा हैं उनके जहां जाके हॉस्पिटल्स में उद्घाटन करना। अरे भाई, वो साइंस की बात कर रहे हैं, दिन भर वो पाखंड और पोंगापंथ फैलाते हैं। कठमुल्ला जो ये शब्द लेके आए थे, ये कठमुल्ला ही तो है बाबा, ये कठमुल्ले बाबा हैं, पोंगापंथ बाबा हैं, पोंगापंथी बाबा हैं। तो ये बेसिकली इनका जो माने अब विपक्ष को एकजुट होना होगा, लेकिन हर आदमी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ईगो हैं और अपना स्पेस वो नहीं छोड़ना चाहती है। जैसे देखिए, बीजेपी ने दिल्ली में कहा कि वो 2500 रुपए महिलाओं को नहीं देगी, मैंने नहीं देगी ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने खजाना खाली करके वो दूसरी पॉलिटिक्स शुरू कर चुकी है, तो वो देना नहीं चाहती है। तो अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं, इस पर उनको बातें उठानी चाहिए। अब हर पार्टी पे, अब देखिए आगे क्या अगला चुनाव, सही बात है कि हम लोग बेकार की बहस कर रहे हैं, क्योंकि 2024 4 जून 2024 के बाद इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो कोई भी निष्पक्ष नहीं है, वो पूरी की तरह से मैनेज्ड हैं और मैनिपुलेटेड हैं, और वो बेईमानी है। तो इस तरह की स्थिति में अब डिबेट का कोई स्पेस नहीं है, मतलब नहीं बच जाता है। और किसी भी चीज पर, क्योंकि कोई ईमानदारी है ही नहीं, सब कुछ मैनेज जी किया जा रहा है, सब कुछ जुगाड़ किया जा रहा है। तो इस स्थिति में सड़क पर उतरना होगा। जब लोहिया ने कहा था, राम मनोहर लोहिया, हालांकि उन्होंने अपना करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था और उसमें वो सोशलिस्ट धड़े के आदमी थे, उन्होंने कहा कि जब संसद आवारा हो जाए तो आपको सड़कों पर आंदोलन करने होंगे। तो सड़क पे आना होगा सारे विपक्ष के दलों को, नहीं तो ये भारत का लोकतंत्र जब ऐसे ही मजाक बनता रहेगा और ट्रम्प जैसे जब आदमी जब सड़क माने जब सड़क उन्होंने कहा था, जब सड़क माफ कीजिएगा, मैं आपको हस्तक्षेप कर रहा जी हूँ। जी 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 जब सड़क जी जब सड़क सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। हाँ, ऐसे ही, जी जी। एक्चुअली संत लोगों को सड़कों पे रहना होगा, वही परमानेंट पार्लियामेंट है, और वहीं पर आंदोलन करने होंगे। पार्लियामेंट का कोई खास मतलब नहीं रह गया जब सांसद निधि से लेकर सांसदों को डराया धमकाया जाता है, मजाक बना दिया गया है, एक तरह से एक मोनोपोलाइज कर लिया गया है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो देश के अधिकार हो, सब पर एकाधिकार बना दिया गया है, और सब कुछ, सारी चीजों का जो लोकतंत्र के पिलर्स हैं उनका मजाक बना दिया गया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है और कैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है। राकेश शिशल जी, सीनियर जर्नलिस्ट, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी और फिर पीयूष जी के पास, लेकिन राकेश जी से ओपनिंग रिमार्क। राकेश जी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो भी हो रहा है, देश से लेकर विदेश तक, आप इसको कैसे फिलहाल देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंचे हुए हैं, वहां किसान समृद्धि योजना की 19वीं किस्त उन्होंने जारी की है,
जंगल राज की याद दिला रहे हैं, चारा खाने वाले विकास नहीं कर सकते, नीतीश कुमार को लाडला सीएम बोल रहे हैं, वहां जाते हैं तो पानी पिलाते हैं शरद पवार को और शरद पवार गिलास साइड में रख देते हैं, कहते हैं पानी किसी और को पिलाइए। शिंदे लगातार आंखें दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एनडीए में भी ये पूरा उथल पुथल मची हुई है और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इसीलिए वो लगातार धर्म का जो आडंबर है उसको और ज्यादा कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम की बात करें या फिर हम लगातार सेलिब्रिटीज का पहुंचना भी शुरू हो गया, अक्षय कुमार से लेकर और कैटरीना कैफ सब वहां पर पहुंच रही हैं। और अब मैंने वो सोसाइटी की तो बात की ही कि वो सोसाइटी में कैसे पानी में गंगा जल डाल दिया जाता है और लोग वहीं पर ही पूजा अर्चना और डुबकी लगाना शुरू कर दी उन्होंने नोएडा की सोसाइटी में। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको और फिर आने वाले चुनाव को? धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे, बात वही है कि हम बहुत भयंकर दौर से गुजर रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री के खतरे में होने का नहीं है, उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं है। उनके हाथ में जो ब्रह्मास्त्र आ गया है धर्म का, उसका वो पूरा 100% इस्तेमाल कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ उसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी बात हो रही है कि सड़कें सूनी हो तो संसद आवारा हो जाती है। यहाँ तो सड़कों पर भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है। एक महीने से उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा और पूरे देश की आवागमन की व्यवस्था आप देखें, धर्मांध जनता की वजह से अस्त व्यस्त पड़ी है। तो जनता की आंखों से रोशनी तो ये सरकार छीन चुकी है, तो ये अपने मकसद की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। इसको किसी से कोई डर नहीं, न इसे विपक्ष से डर है, न इसे जनता से डर है, न इसे कानूनविदों से डर है, न उसे हम आपसे डर है। आप आने वाले दिनों में देखिए, जिस गंभीर समय की हम बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि हम 1 महीने बाद इस तरह से बात भी न कर पाए, क्योंकि उसकी तैयारी चल रही है। पहले एक कदम पीछे ले गए थे लोग, कानून बनाना चाहते थे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। अब वो उसमें फिर से ज्यादा ताकत के साथ बाहर आ रहे हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देखेंगे कि उसके लिए उन्हें संसद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रश्नाकुल समाज की हत्या करने के लिए कटिबद्ध हैं और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष को हम बार बार उसके सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें तो उससे बात बनने वाली नहीं है। हमारी जनता का जो चेतना है उसे कुंद कर दिया गया है। अभी तक तो केवल हमारा बाहुबल और धनबल ये इस्तेमाल चुनाव में होता था, अब मशीन बल भी चल रहा है, धर्म बल भी चल रहा है। तो साम दाम दंड भेद के आगे ये 2 नए भेद आ गए हैं। इसने राजनीति की दिशा ही बदल दी है और भारत में लोकतंत्र की जो स्थिति है उस पर तो हम अगर बहुत ही खुले शब्दों में कहें तो हम 100 साल पीछे चले गए हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह से जनता को धर्मांध नहीं बनाया गया था। उस समय जनता की चेतना का इस्तेमाल हुआ और हमने 1947 की लड़ाई लड़ी, जीती। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज जनता को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो अपना अच्छा बुरा पहचानने की स्थिति में नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में कहा गया है कि पशु पक्षी भी अपना हित अनित जानते हैं, लेकिन हमारी जनता धर्मांध इतनी हो गई है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है। उसे अराजकता नहीं दिख रही है, उसे अपनी भूख प्यास नहीं दिख रही है। उसे पशुओं की स्थिति में वो आवागमन रेलों में कर रही है, लोग कुचल के मर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं है। स्थिति ये है कि जो स्वांग का युग आ गया है। अभी आपने पूल की बात की कि उसमें गंगा जल डाला गया। मध्य प्रदेश में तो 2 मंत्रियों ने 2 टैंकर मंगा लिए हैं और वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर के गंगा जल बांट रहे हैं। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे, हम फिर मुश्किल है लड़ाई लड़ना। तो अब विपक्ष से काम नहीं चलेगा। हम आप जैसे लोगों का जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है कि हम जनता के बीच में जाएं। सोई हुई जनता कुंभकर्ण की नींद में आ गई है। अब वो मतलब ऐसी वैसी नींद नहीं है कि जरा हिला डुला के आप उसको चेतना में ला दें। अब उसको बहुत मेहनत से जगाना पड़ेगा और इस पूरे काले परिदृश्य से बाहर लाना पड़ेगा, तब स्थिति बनेगी। नहीं तो आप देखेंगे 2029 आते आते ये देश और नीचे गड्ढे में चला जाएगा, जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और जाहिर सी बात है कि ये सामाजिक चेतना जगाना बेहद जरूरी है। आज मैं देख रही थी कि ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं, जो ज्ञानेश कुमार जो नए जो सीईसी बने हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने भी वहां पर डुबकी लगाई है।
कुंभ वो गए हैं और अब उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इस बार चुनाव इस साल और उसके बाद अगले साल 5 राज्यों के चुनाव, जब तक वो सीईसी रहेंगे तब तक 20 विधानसभाओं के चुनाव होंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी। तो इससे आप ये बहुत कुछ समझिए कि आगे का चुनाव भी किस तरफ जाएगा। ऐसे में जी रविंद्र जी, ऐसे में जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें आप क्या उम्मीद की किरण देखते हैं? नहीं जी नहीं बुशरा जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने सही बोला कि वो गणेश जी कुंभ में गए, लेकिन दूसरी बात जो आपने बोली मैं उससे वो समझ नहीं पा रहा हूँ, और चारों आप लोगों से मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा रोशनी डालिए उस पर। क्या वाकई उनके ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी है या कोई चुनाव और ही करवा रहा है? यही तो समझ नहीं आ रहा हमको कि ये चुनाव हमारे मुल्क में करवा कौन रहा है। हम लोग खामखा गणेश कुमार और राजीव कुमार के बारे में बात करते रहते हैं और ये चुनाव तो कहीं और सही हो जा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या आ गई ना। हम लोग जो लगातार बात करते रहे हैं बुशरा जी, और अलग अलग कार्यक्रमों में सारे पैनलिस्ट के साथ कई बार बैठे हैं हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही पूरे लोकशाही को मत बांटो। जमहूरियत केवल 4, 5, 10, 20 राजनीतिक दलों का नाम तो है नहीं। जमहूरियत तो मेरे और राकेश जी के लिए है, मेरे और संदीप भाई के लिए जमहूरियत है, आम आदमी के लिए जमहूरियत है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अब ये पैसा चलिए मान लिया कांग्रेस को आया या समाजवादी पार्टी को आया, पूरे विपक्ष को आया, हमको क्या फर्क पड़ गया उससे? हमारा इलेक्शन तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, और वो इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज ना हो यही तो जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार का फेलियर तो दोनों तरफ से हुआ। अगर ओपोजिशन को पैसा मिला तो भी सरकार फेल है, और अगर सरकार को बीजेपी को मिला तो भी सरकार फेल है। भाई सरकार तो दोनों स्थितियों में अपना काम नहीं कर पाई ना ठीक तरीके से, और हमारा लोकतंत्र जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो है नहीं ना, वो तो एक छोटा सा ही उसका हिस्सा है। लेकिन 98% जो हिस्सेदारी है वो तो हिंदुस्तान के आम उस मतदाता की है जो 1000 किलोमीटर दूर से, 1200 किलोमीटर दूर से अपने घर जाता है एक दिन का वोट डालने के लिए। जो व्यक्ति 5 साल इंतजार करता है कि एक दिन आएगा और मैं इस विधायक को, सांसद को या सरकार को बदलूंगा या इसको रिपीट करूंगा, आपने तो उसके साथ खिलवाड़ हो गया ना। उस व्यक्ति को ही तो वोटिंग का राइट दिया गया है। और देखिए बुशरा जी, लास्ट बात कहूं, हिंदुस्तान के संविधान में और भारत के आईन के अंदर दूसरे कानूनों में भी आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे। सारे अधिकार, एक कोई भी आदमी अमेरिका से आके, लंदन से आके यहाँ रह सकता है, उसको पीआर मिलेगा, कारोबार कर सकता है, यहाँ सारे काम कर सकता है, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। अब इतना पायस ये राइट है, इतना पवित्र इसको माना गया है, और इसी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मेरे में और उस जो अमेरिकी नागरिक है या लंदन का निवासी है जो पैसा यहाँ पर लगाता है और उसको सारी सुविधाएं पीआर मिलती है, उसमें अंतर तो बताइए क्या हुआ। तो हमारी तो जिम्मेदारी वही है ना कि हमारे जो अख्तियार है, मेरा जो वोट डालने का अधिकार है वो सुरक्षित हो। तो ये सवाल ज्ञानेश कुमार जी से हम लोग करेंगे। पहले इस बात का तो समझ आए कि ज्ञानेश कुमार वाकई में जिम्मेदार है इसके लिए, पता लगे इसका तो जिम्मेदारी कहीं और ही सेट हो गई है। तो उस स्थिति में ज्ञानेश कुमार भी हमारे जैसे ही होंगे, राजीव कुमार भी हमारे जैसे होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक मुझे लगता है हम लोग कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन जैसे वो ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं ना, वैसे दौड़ते रहेंगे। सवाल आगे आगे भागते रहेंगे, हम लोग वहीं खड़े खड़े दौड़ते रहेंगे। दिक्कत यहाँ पर तो इस लोग आज की स्थितियां में तो इस तरह की हो गई है। अब देखते हैं इसमें कोई सरकार का रिएक्शन आता है कि, क्योंकि हाउस भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र का दूसरा भाग भी शुरू होगा, हो सकता है उसमें सरकार कुछ जवाब दे। जी ऐसी उम्मीद वैसे कम ही है, ये सरकार जवाब दे किसी चीज को और जैसा उससे पूछा जाए वैसी सवाल का जवाब दे, ये तो बहुत मुश्किल है, हमने देखा है। आखिरी कमेंट पीयूष जी आपसे कि आप क्या रविंद्र जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इन तमाम चीजों को छोड़कर अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा गौर किया जाना है या देखना है, जो लड़ाई लड़ी जानी है, वो ये सिर्फ चुनावी धांधली है कि जो वोट जहां दिया जा रहा है वहां पहुंच रहा है नहीं। ये बाकी शिंदे का, नीतीश कुमार का खेल, ये सब, ये तो बीजेपी को ही पता है कि ये सब तो हम करते रहेंगे, लेकिन हमें जहां जो करना है हम वहां पर उस तरह से सत्ता हासिल कर लेंगे। हमने देखा है, हरियाणा देखा, महाराष्ट्र देखा, लोकसभा चुनाव देखा, दिल्ली भी हमने अब देख लिया। देखिए बुशरा जी, बिल्कुल देखिए रविंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वही बात देखिए राकेश जी भी कह रहे हैं, जो बात मैं कह रहा था कि जन चेतना जो है वो इतनी कुंद हो चुकी है, वो देख रही है और मूक दर्शक की तरह देख रही है, उसका वोट छीना जा रहा है, उसको छला जा रहा है।
आप देखिए महाराष्ट्र का उदाहरण मैं आपको दूं, जहां उन्होंने मॉक पोलिंग करने की कोशिश करी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको लगा कि उनका कैंडिडेट जीत गया था, लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि उनके वोट उसने नहीं मिले, चुरा लिए गए हैं, बेईमानी हुई है जितने मिलने की, तो तब भी उन्होंने कराया, लेकिन उनको नहीं कराने दिया गया। तो पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। अब सवाल यही है कि हाईजैक किसने किया है? चुनाव आयोग ने किया है, या कि जैसे रविंद्र जी कह रहे हैं कि अमेरिका से किया है, जहां से फंडिंग हो रही है इस सब चीजों के लिए जो है पूरी तरीके से। तो ये बहुत गंभीर मसला है, और इसमें निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज कितना करेंगी ये तो सोचने वाली बात है, या कि उनको करने दिया जाएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में उठाती है तो उनको तो वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है, वो उनका उसने प्रश्न को बिजनेस में रखा ही नहीं जाता है, और स्पीकर कहीं उसको दूसरे मुद्दे पे चला जाता है, वो शून्यकाल का हवाला देते हुए वो उनको खड़े होकर सवाल नहीं पूछने देता है। तो सरकार को सवाल पूछ नहीं देगी, जहां तक सवाल है सरकार उसका जवाब भी नहीं देगी उसकी तो सीधे सीधे इसमें ये होता है कि अब किस तरह से लोग इस बात को समझें, और उसी हिसाब से जो उनको अधिकार मिला है, वो जो लुट्टा चला जा रहा है, उसको वो एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होगी? क्या जो है कि तमाम विपक्षी दलों को लगातार सड़कों पे आना पड़ेगा, गहन जो है कि मीटिंग करनी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और लोगों को भी अपनी जड़ता को तोड़ना पड़ेगा, और ये सोचना होगा कि साहब धर्म तो आपका निजी मसला है, आप करिए, घंटी बजाइए, अपने घर में बजाइए, किसी मंदिर में मोहल्ले के बजाइए, लेकिन देश के मुद्दों को उनको धर्म के आवरण से मत देखिए, अंध मत बन जाइए कि आपको सिर्फ उसके नाम पे कुछ भी कर दिया जाए। एक जो है कि कंटामिनेटेड पानी जो है नदी का, गंगा नदी का, वो भी आपको जो है एक पवित्र जल लेके उसमें डुबकी लगवाई जाए, और यहाँ लाला के आपके सोसाइटीज में डाला जाए। मतलब इतना, मतलब कैसे, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जो सोसाइटी नोएडा की, आप मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं बुशरा जी, मैंने अपना सर पीट लिया वहां, ये क्या हो रहा है। तथा कथित पढ़े लिखे लोग जो यहाँ नोएडा की सोसाइटीज में रहते हैं, वो इतने मोह हो चले हैं कि उनको इतना ज्ञान नहीं है कि एक तो आप एक मुट्ठी भर लाओगे जल में, वो गंगा नदी कहां से बन जाएगी। दूसरा, कंटामिनेटेड जो रिपोर्ट आ गई है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है बाकायदा, वो साफ साफ बता रही है कि उसके बावजूद आप इस तरह का जो है कि ढोंग रच रहे हो इस तरह का, तो आप क्या कहिएगा? ऐसे में तो फिर वही चलेगा, बागेश्वर बाबा को वो जो है अपना भाई बोल देंगे और उनकी वाहवाही कर लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, तो लोग वही बागेश्वर बाबा को भी ईश्वर का अवतार मानने लगेंगे। हमने देखा किस तरह से वो तमाम उदाहरण, अभी देखिए हाथरस मामले में बाबा जो थे, 150-200 लोग मारे गए थे उसपे स्टैम्पीड में, उनको छोड़ दिया गया, पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया उनको अपराध से। आप राम रहीम का मसला ले लीजिए, कितनी बार पैरोल इलेक्शन के पहले पैरोल दी जाती है। तो जनता का, वही मैं कह रहा हूं, चेतना मुख्य वही है, जनता की चेतना को कहां क्या हो गया है, मैं इसको लेके बहुत चिंतित हूं। और इसका एक ही सवाल उठता है कि जो जागरूक लोग हैं, जो उनको ही अब कुछ न कुछ इस तरह के बैठ के करनी होंगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा अगर हमको देश को बचाना है, क्योंकि संकट देश में पूरी व्यवस्था में है। जी बुशरा जी। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, वक्त की कमी है और कार्यक्रम को यही मुझे समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, रविंद्र जी आपका, संदीप जी आपका और पीयूष जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।